सो गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग दोस्तों। आप लोग बहुत साधारणतया अब हम लोगों को क्या करना है, अभी तक हमने पूरा सल्तनत काल पढ़ा था। अब हमारा जो लेक्चर नंबर तीसरा है, मैं अब इसमें क्या करूँगा कि सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें क्या हुआ है, जिस जिस वंश में जो जो राजा हुए उन्होंने क्या स्थापत्य कला में नया योगदान दिया, जो भी दिया, तो बेसिकली उसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इस बात, आप लोग एक बात का ध्यान रखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे, सब्सक्राइब हो मैक्सिमम, और इनमें वीडियोस पे व्यूज़ आएँ ताकि मेरी भी रुचि बनी रहे, मैं भी लगातार सारे लेक्चर आपको डे बाय डे देता रहूँ, ताकि आपको भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मदद मिलेगी। तो और हाँ दोस्तों और स्टूडेंट, अगर कोई भी दिक्कत आती है आवाज़ को यानी वॉइस को लेकर या क्वालिटी को लेकर, तो आप लोग बेझिझक मुझे सजेशन दे सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, और धीरे धीरे हम इस पर इम्प्रूव करते जाएंगे। तो अब बच्चों अब स्टार्ट करते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। बच्चों सभी लोग ध्यान से देखें, हिंदू स्थापत्य शैली एवं मुस्लिम स्थापत्य शैली के मिश्रित रूप को इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यानी सीधी सी बात है, भारत में अगर इस्लाम आएंगे मुस्लिम, तो कुछ ये क्या करेंगे कि इस्लामिक शैली को भी लेंगे, है ना बच्चों, कुछ ये इस्लामिक शैली को भी लेंगे और कुछ ये हिंदू शैली को भी लेंगे। तो सभी लोग ध्यान से सुने। तो इसमें क्या होता है कि जब ये हिंदू शैली, अब भारत में तो जो कला की शैली है वो हिंदू शैली है ना बच्चों, ये बात का आप सभी लोग ध्यान दें। और कुछ इसमें मुस्लिम शैली भी मिश्रित होगी। तो भारत में सल्तनत काल के आने के बाद जो स्थापत्य कला का जो शैली थी वो कौन सी हो गई, इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है इसमें। अब आप कुछ चीज़ों का डिफरेंस देखें। आप हिंदू शैली में जो भवन निर्माण होता था वो इस तरह का होता था, आप देखें रेक्टेंगुलर बॉक्स है, अगर कुछ नहीं है, कमरा है, कमरे में फ्लैट छत पड़ी होती थी जिसे हम कहते थे धरणी या सहतीर। मुस्लिम आए, इन लोगों ने मेहराब शैली बनाई। मेहराब शैली में क्या, ऊपर गुम्मट टाइप का बनने लगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हिंदू शैली में क्या क्या होते थे, स्तंभ होते थे यानी पिलर, कोष्टक और छज्जे। छज्जे देखे होगा, मुस्लिम ज़्यादातर मुस्लिम घरों में छज्जों का प्रचलन बहुत है, वो देखा होगा, घर से थोड़ा सा बाहर लटका हुआ एरिया जो निकला होता है, छज्जे। मुस्लिम शैली में मीनार होती थी। मीनार देखो आप, मेहराब शैली में देखो आपको एक कोना ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो वो मीनार का काम करता है। गुम्मद आपका पूरा वो डोम आकार जो होता है वो गुम्मद का काम करता है। हिंदू शैली में ज़्यादातर जो निर्माण होता था वो बड़े बड़े पत्थरों से किया जाता था, और मुस्लिम शैली में जो निर्माण सामग्री थी वो छोटे छोटे पत्थर, गारा, चूना और टाइल्स भी लगते थे। हिंदू शैली में अलंकरण कैसे करते थे, देवी देवताओं एवं अप्सराओं की मूर्तियाँ, आपने ये मंदिरों में देखे होंगे ज़्यादातर, जो हमारे हिंदू मंदिर बने हुए हैं उन सब में बच्चों, हमारे जो भी हिंदू मंदिर बने हो उन सभी में आप देखेंगे तो उसको सजाया कैसे जाता था, देवी देवताओं एवं अप्सराओं की मूर्तियाँ, फूल पत्ते, बेल बूटे, घंटियाँ, ये सब बनाई जाती थी। और जो बच्चों हमारे इस्लामिक शैली के अनुसार बने हुए, जैसे ताजमहल है, अगर आप देखें लाल किला है, और गोलकुंडा के एरिया में अगर आप देखेंगे, तो बेसिकली अगर आप जहाँ जहाँ देखेंगे उसमें अलंकरण क्या होती थी, ये जो मुस्लिम बिल्डिंगें होती थी हमारी, उनमें कुरान की आयतें और ज्योमेट्रिकल आकृतियाँ बनी होती थी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अरबस्क शैली। अरबस्क कुछ नहीं है, हिंदू और मुस्लिम शैली को मिक्स करके जो शैली बनी है उसे अरबस्क शैली कहा जाता है। अरब और इंडियन शैली को मिक्स करके जो शैली बनी है उसे कहते हैं अरबस्क शैली। बच्चों आप सभी लोग ध्यान दें, अरबस्क शैली हिंदू और मुस्लिम शैली के मिश्रण से जो शैली बनी है उसे अरबस्क शैली कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं, तो सबसे पहला अगर आप देखें सल्तनत काल में सबसे पहला जो वंश था वो क्या था, गुलाम वंश या ममलूक वंश उसे कहते हैं। गुलाम वंश में सबसे फेमस शासक जो हुए हैं, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। सल्तनत काल की पहली इमारत थी ये। इसमें निर्माण सामग्री क्या थी, 27 हिंदू व जैन मंदिरों को तोड़कर इसे बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो पहली बिल्डिंग बनवाई, सल्तनत कालीन द्वारा बनाई गई प्रथम इमारत जो थी वो थी कुतुबत उल इस्लाम मस्जिद। बच्चों आप सभी लोग फिर से ध्यान सुने, कुतुबत उल इस्लाम मस्जिद, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो ये पहली बिल्डिंग बनवाई, और उसके निर्माण के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया था। फिर उन्होंने जो अगला बनाया वो बनाया कुतुब मीनार। यह 5 मंजिला इमारत है, ये भारत की सबसे ऊंची इमारत कही जाती है। लेकिन बच्चों जो ताजमहल है उसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी 4 फुट ज़्यादा है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो जो कुतुब मीनार है वो सबसे ऊंची मीनार है भारत की, सबसे ऊंची बिल्डिंग नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखें थोड़ा। ये 5 मंजिला इमारत है, ये मीनार तो सबसे ऊंची है, बट सबसे ऊंची बिल्डिंग नहीं है भारत में, ये बात आप लोग ध्यान से याद रखें। बहुत से लोग ये गलतियां कर जाते हैं। कुतुब मीनार। फिर उन्होंने बनवाया 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। कुतुबुद्दीन के बाद आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सबसे पहले सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। यह भारत का सर्वप्रथम मकबरा था, ये भारत का सबसे पहला मकबरा था बच्चों। तो आप सभी लोग याद रखें, इल्तुतमिश ने सबसे पहले सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया और ये भारत का सबसे पहला मकबरा था। इल्तुतमिश को मकबरों का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारत में मकबरों का जन्म देने वाला व्यक्ति ही इल्तुतमिश है। इसने अपने पुत्र नसीरुद्दीन की याद में बनवाया था सुल्तानगढ़ी का मकबरा। फिर इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा नहीं हो पाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ख़त्म हो गए थे, तो उस निर्माण को भी, कुतुब मीनार के निर्माण को भी पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। फिर अतारकीन का दरवाज़ा नागौर, हमीरुद्दीन नागौरी के सम्मान में इसने बनवाया। फिर गंधक बावड़ी, इल्तुतमिश का मकबरा, स्क्रीच शैली पे बना हुआ है इल्तुतमिश का मकबरा, ये बात आप लोग याद रखें। फिर बदायूं की इमारतें, तो बदायूं में कौन कौन सी 2 इमारतें बनी हुई हैं, बहुत फेमस हैं, जामा मस्जिद और ईदगाह मस्जिद। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो रजिया सुल्तान भी थी। तो अगर आप देखें तो रजिया सुल्तान ने कोई विशेष निर्माण कार्य नहीं कराया, क्योंकि 4 साल के लिए ही रही है ना। अब आते हैं बलबन। बलबन ने सबसे पहले बनवाया लाल महल, फिर दूसरा बनवाया बलबन का मकबरा। बलबन का जो मकबरा है ये प्रथम शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित मेहराब है इसमें, ये बात आप बच्चों ध्यान रखें। तो ममलूक वंश या गुलाम वंश में अगर बात करें तो हमें 3 मेन जो स्थापत्य कला में योगदान देने वाले शासक मिले, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। ठीक है बच्चों। और बलबन ने कुछ नहीं किया, एक तो बनवाया लाल महल और दूसरा बलबन का मकबरा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और भारत में मकबरों का जन्मदाता किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। ठीक है बच्चों। अब अगला आता है खिलजी वंश में। अब खिलजी वंश ने क्या योगदान दिया है स्थापत्य कला में? तो पहला, खिलजी कालीन इमारतों पर अत्यधिक सुंदर अलंकरण का कार्य किया। मतलब जो खिलजी वंश में जो इमारतें बनाई गई उन्हें सजाया बहुत गया था। ठीक है बच्चों। जो मतलब खिलजी वंश में जो इमारतें बनी वो बहुत ज़्यादा सजाई गई थी। ठीक है। यह खिलजी शासकों की अच्छी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। अब खिलजी वंश में सबसे पहला कौन आएगा? अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला नवनगर या नौनगर कहते हैं, फिर सीरी फोर्ट, हजार शितुन का महल, हौज खास, अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, और सबसे बड़ी बात है प्रथम गुम्मद जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाया वो अलाई दरवाज़ा में ही बनाया। फिर उन्होंने जमात खाना मस्जिद भी बनवाई थी, शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित पहली इमारत थी जमात खाना मस्जिद। तो याद रखना, जमात खाना मस्जिद बनवाई किसने थी बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी ने। बच्चों जमात खाना मस्जिद किसने बनाई थी? आप सभी लोग याद रखें, जमात खाना मस्जिद बच्चों किस शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम इमारत है, जिसे किसने बनवाया था बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी। तो मोटा मोटा आप फिर से एक बार रिपीट कर लें, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया नवनगर या नौनगर, शीरी फोर्ट, हजार शितुन का महल, हौज खास, अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा। ठीक है बच्चों। अब आते हैं इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बाद मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी का एक ही योगदान है, ऊखा मस्जिद बयाना, यानी ऊषा मंदिर के को तोड़कर बनाया गया था ऊखा मस्जिद, ये मुबारक खिलजी ने बनवाया था। फिर आते हैं तुगलक वंश की तरफ। तुगलक कालीन इमारतों में मजबूती पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया। यानी तुगलक, एक बात याद रखना, जो खिलजी वंश में वो इसमें इमारतें सुंदर बहुत हैं बट इतनी मजबूत हैं या नहीं इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तुगलक वंश में जो इमारतें बनाई गई उनकी मजबूती पर बहुत ध्यान दिया गया, उनके अलंकरण पर, मतलब उनके सजाने में कोई ध्यान नहीं दिया गया। तुगलक वंश में सबसे पहला है गयासुद्दीन तुगलक। पहला तो इसने तुगलकाबाद बनाया था, फिर इसने तुगलकाबाद का किला बनाया था, और तुगलकाबाद के किले को ही इसे 56 कोट भी कहा जाता है। किसको? तुगलकाबाद के किले को 56 कोट भी कहा जाता है। तुगलकाबाद के किले को 56 कोट भी कहा जाता है। इसे इस्लामी शैली में बनाया गया है जो रोमन शैली से प्रभावित है। यानी इसमें ढलवान दीवारें मतलब समझ गए आप बच्चों? ऐसा समझ लो कि ये सब ब्रिज इंक्लाइंड होता है तो नीचे ठोस हो गया, ऊपर से वो इंक्लिनेशन है। ठीक है बच्चों। फिर गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, यह कृत्रिम झील में बना हुआ है। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो कृत्रिम झील से बना हुआ है, और इस मकबरे में हिंदू प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है। और इसमें कलश एवं आमलक बने हुए हैं। ठीक है बच्चों। फिर अगले हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक में पहला जहाँपना,
आदिलाबाद का किला, बाराखंबा जो दिल्ली में है, इसे धर्मनिरपेक्ष इमारत भी कहा जाता है बाराखंबा को। और तुमने सुना भी होगा मोहम्मद बिन जो तुगलक था वो सहिष्णु शासक था, सतपुल। फिर है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने फिरोज शाह कोटला यानी फिफ्थ दिल्ली जिसे कहा जाता है वो शहर बसाया। खिड़की मस्जिद, यहाँ पर एशियाई को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सिक्के भी मिले हैं। बेगमपुरी मस्जिद, आप फिरोज तुगलक ने सबसे ज़्यादा निर्माण कराया, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह कोटला, खिड़की मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, काली मस्जिद, कला मस्जिद, कुश्क ए शिकार मस्जिद। इसके समय को मस्जिदों का काल कहा जाता है। देखा, तो बच्चों आप सभी लोग याद रखें, फिरोज तुगलक का जो टाइम पीरियड है वो मस्जिदों का टाइम पीरियड कहलाता है। उसने सबसे ज़्यादा मस्जिदों का निर्माण कराया। खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा, खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा, यह भारत का प्रथम अष्टकोणीय मकबरा है। अगर आपको याद होगा तो खाने जहाँ तेलंगानी एक हिंदू था, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। खाने जहाँ तेलंगानी, तो खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा भारत का प्रथम अष्टकोणीय मकबरा, और इसका निर्माण किसने कराया था? जौना खां ने कराया था। और जौना खां कौन था बच्चों? जौना खां कौन था बच्चों? फिरोज तुगलक का पुत्र। अशोक के टोपरा व मेरठ स्तंभों को दिल्ली में भी इसने स्थापित करवाया। फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक के समय निर्माण आरंभ हुआ। इसे लाल गुम्बद भी कहा जाता है, गयासुद्दीन तुगलक। अब आते हैं सैयद वंश। आपने सुना होगा पैगंबर के सबसे नज़दीक वंश माना जाता है। सैयद काल व लोदी काल को मकबरों का काल कहा जाता है। खिज्र खां का मकबरा यानी खिजराबाद, मुबारक शाह का मकबरा एंड मुबारकाबाद। अब आते हैं लोदी वंश में। बेटा लोदी वंश में पहला शासक आया सिकंदर लोदी। इसने बहलोल लोदी के मकबरे का निर्माण कराया, ठीक है। बहलोल लोदी इसलिए याद है ना, लोदी वंश का संस्थापक भी बहलोल लोदी। इसने बहलोल लोदी के मकबरे का निर्माण करवाया। फिर मोठ की मस्जिद, इसका निर्माण सिकंदर लोदी के सेनापति मियाँ भुआ ने कराया था। फिर है इब्राहिम लोदी, इसने सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण कराया। यहाँ प्रथम इमारत जहाँ दोहरे गुम्बद का निर्माण किया गया है, ठीक है बच्चों। लोदी काल की अन्य प्रसिद्ध, लोदी वंश के समय की अन्य प्रसिद्ध इमारतें, बड़े खां का मकबरा, छोटे खां का मकबरा, दादी का मकबरा, पोती या पोली का मकबरा, ठीक है बच्चों। ये हो गए आपके। अगर आप बच्चों सभी लोग ध्यान से देखें तो ये बेसिकली जो पूरा आपका लेक्चर है ये सल्तनत काल के स्थापत्य कला का लेक्चर है बच्चों। सल्तनत काल के स्थापत्य कला का लेक्चर है बच्चों। बच्चों ये क्या है, ये बस आप ये समझ लो, अगर आपने इतना भी तैयार कर लिया, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बच्चों नहीं है, ठीक है। अगला लेक्चर जो हमारा होगा, हम लोग बच्चों अगले लेक्चर में जो पढ़ेंगे ये तो होगा स्थापत्य कला। अब हम पढ़ेंगे सल्तनत कालीन साहित्य। तो अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो सल्तनत कालीन साहित्य का होगा बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुने। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप उतना भी पढ़ लेंगे, आपका एग्ज़ाम बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चों। आप इतना ही ये नोट्स पढ़ते जाओ बेटा, सफिशिएंट है। इसके बाद मैं जब हमारा ये मिडविल हिस्ट्री का पोर्शन खत्म होगा देन मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या जो हमने पढ़ा और जो पढ़ाया गया वो काम का। मोस्ट ऑफ द टाइम 95% क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे इतने ही नोट से, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए सभी लोग बहुत ध्यान से अपनी पढ़ाई का जोश बना कर रखें। और बच्चों एक बात हमेशा याद रखो कि सपने जो होते हैं ना वो बुनने भी चाहिए, और सपने बुनकर उन्हें पूरा करना है तो आपको मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, सब खैर बच्चों।